एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स है, आप इनको अवेल कर सकते हो। क्वेश्चन 1 है द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर। अर्थमेटिक एवरेज एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर किसका होता है? तो दो चीज़ें हैं इंडेक्स नंबर में, एक है अर्थमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है फिशर इंडेक्स नंबर, लेकिन किसका? लाशपियर एंड पाशे का। एंड बात करें अर्थमेटिक मीन तो वो होता है बाउले इंडेक्स नंबर और वो होता है लाशपियर एंड पाशे का है। ये कह रहा है कि अर्थमेटिक एवरेज जो है एडवर्ड एंड मार्शल, तो वो किसी का नहीं होता एडवर्ड एंड मार्शल। ये क्वेश्चन जो है बोनस का था, इसमें ऑप्शन जो थे गलत थे। यहाँ पर अगर वो बाउले की कहता कि बाउले अर्थमेटिक मीन है किसका, तो लाशपियर एंड पाशे उस कंडीशन में आंसर हो सकता था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इन कॉलम और रो इज़ कॉल्ड। देखो कॉलम और रो में अगर हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली टेबल में ही कॉलम एंड रो डेटा मेंशन किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 द चांस दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल डिबग एन एरर एक्स करेक्टली इज 80%। द चांस दैट ए सॉफ्टवेयर विद इन the error x will crash after the correct debugging is 30%. The chance of crash of the software by wrong debugging is 70%. A software with the error x crashed, the probability that its error was debugging correctly. देखो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि डिबगिंग होता है कि एरर को हटाना, डिबग करना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक त्रुटि x को सही ढंग से डिबग करेगा, इसकी संभावना है 80%। सही डिबगिंग के बाद त्रुटि x वाला सॉफ्टवेयर क्रैश होने की संभावना है 30%। गलत डिबगिंग के बाद सॉफ्टवेयर की क्रैश होने की संभावना है 70%। तो x त्रुटि वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है तो इसकी क्या संभावना है कि सही ढंग से डिबगिंग की गई है। अब 1 बाई 1 इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमें। हम ये मान लेते हैं पहली बात तो कि यहाँ पर बोला है डिबगिंग के बाद त्रुटि वाला सॉफ्टवेयर क्रैश, तो एक तो है डिबग और एक है क्रैश। तो क्रैश को हम मान लेते हैं B और डिबग को मान लेते हैं हम A। तो इसको मेंशन कैसे करेंगे? इसने बोला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक त्रुटि x को सही ढंग से डिबग करेगा, यानी कि PA ये दे रखा है आपको 0.8। अब इसके बाद दे रखा है सही डिबगिंग करने के बाद त्रुटि वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, यानी कि PB B अपॉन में A। किसके बाद हो रहा है? डिबगिंग के बाद सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, तो B अपॉन में A की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.3। इसके साथ दे रखा है गलत डिबगिंग के बाद। गलत डिबगिंग का मतलब ये होगा ये A है तो ये A डैश है, यानी कि ये सही डिबगिंग है, ये गलत है। और क्रैश होने की बात कर रहा है तो सिंपल हमने B ले ही रखा है। गलत डिबगिंग के बाद यानी कि A डैश के बाद क्रैश होने की संभावना यानी कि B, ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.7। अब यहाँ पर पूछा है आपसे त्रुटि वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, इसकी त्रुटि के लिए सही ढंग से डिबगिंग करने की प्रायिकता क्या होगी? हमें निकालना है डिबगिंग करने की प्रायिकता, और डिबग किस में हो रहा है? सही वाला A है और क्रैश हो गया है तो हम B ले लेंगे। तो हमें A/B की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सिंपल शब्दों में यही है। देखो PA दे रखा है, हमें ये पता है क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA, और ये क्या है PA आपको दे रखा है कितना 0.8, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.8। यहाँ आपको क्या दे रखा है B इंटरसेक्शन A डैश अपॉन में PA इंटरसेक्शन A नॉट। अब देखो PA नॉट दे रखा है, यहाँ पर PA 0.8 है तो PA नॉट कितना होगा? वो डेफिनेटली एक में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.2 बचेगा, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू 0.2 लिख देता हूँ। अब यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि PA इंटरसेक्शन B इस वाले से कि PA इंटरसेक्शन B वो कितना है 8×24 यानी 0.24 है, इतना मुझे आइडिया हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि B इंटरसेक्शन A नॉट वो कितना है? वो 0.14 है। इसको मैं और थोड़ा सा ब्रेकआउट करूँगा तो ये कितना लिखा जाएगा? इसको PB माइनस के PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.14। A इंटरसेक्शन B आपको पता है 0.24 है, तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि PB जो है वो कितना है? 0.38 है। 24 एंड 14 कितना हो जाएगा? 38। अब मुझे चाहिए ये, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूँगा? PA इंटरसेक्शन B
अपॉन में पी बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन जो बी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखा है 0.24, तो 0.24 अपॉन में पी बी कितना है, पी बी दे रखा है आपको 0.38। सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12/19 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा था बट आपको सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करनी थी और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट 4 raw moment of distribution are 2, 136, 320 and 40,000. The coefficient of skewness, तो coefficient of skewness बीटा 1 इक्वल टू होता है म्यू 3 की पावर 2 अपॉन में म्यू 2 की पावर 3। अब यहाँ पर आपको चाहिए म्यू 3 एंड म्यू 2 जो कि होते हैं सेंट्रल मोमेंट्स, बट आपको दे क्या रखे हैं, इसने रॉ मोमेंट्स दे रखे हैं। रॉ मोमेंट्स होते हैं म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश। अब म्यू 3 को अगर हम म्यू 3 डैश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, म्यू 3 इक्वल टू होता है म्यू 3 डैश माइनस के 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस के 2 म्यू 1 डैश की पावर 3। एंड म्यू 2 का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ म्यू 2 इन टर्म ऑफ रॉ मोमेंट्स, तो म्यू 2 डैश माइनस के म्यू 1 डैश की पावर 2। यहाँ पर आपको वैल्यू सभी की पता है, ये म्यू 1 डैश है, ये म्यू 2 डैश है, ये म्यू 3 है, ये म्यू 4 डैश है। आप यहाँ पर म्यू 3 और म्यू 2 कैलकुलेट करने वाले हो तो हमें म्यू 4 से तो मतलब है नहीं। सिंपल सी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर म्यू 3 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस के 480, और म्यू 2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी 132। वैल्यू सीधे सीधा पुट कर लोगे तो माइनस के 480 का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, और अपॉन में 132 की पावर क्या होने वाली, 3 होने वाली है। तो ऑप्शन इसमें राइट जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन bxy vyx आर नोन, द कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स। आर जो होता है वो वैसे भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई रिग्रेशन कॉफिशिएंट दे रखा है क्या, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है कि बिल्कुल दे रखा है। ये ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिख देंगे हम, बी एक्स वाई बीटा वाई एक्स की पावर 0.5, जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्लस माइनस में, जो साइन कोरिलेशन कॉफिशिएंट का होगा वही साइन रिग्रेशन कॉफिशिएंट का होगा और वाइस वर्सा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अप्रॉक्सीमेट हार्मोनिक मीन ऑफ 8, 6, 12, 4। हमें अप्रॉक्सीमेट हार्मोनिक मीन बताना है। हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में फ़र्क ये होता है कि हम हार्मोनिक मीन में जस्ट रिवर्स कर देते हैं सभी वैल्यूज़ को, यानी 1/8, 1/6, 1/12 और 1/4, और सिंपली इनका हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। यही एक सॉल्यूशन है इसका प्रॉपर तरीके से, या फिर डायरेक्ट लिख लो कैसे भी करके, इक्वल टू 1/a हार्मोनिक मीन HM लिख देता हूँ मैं इसको। सभी को टोटल कर देंगे, ये टोटल हो गया, अपॉन में 4 कर देंगे क्योंकि 4 संख्या है। तो हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या आ जाएगा, तो 4 अपॉन में 1/8 प्लस 1/6 प्लस के 1/12 प्लस के 1/4, ये 2/8 लिखा जाएगा। ये जोड़कर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2/12 हो जाएगा, इसमें जोड़कर क्या हो जाएगा, ये 3/12 हो जाएगा। कट के क्या आ गया, ये 1/4 आ गया, और ये कट के कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा ये 2/8 भी लिखा जा सकता है। तो 2/8 एंड 3/8 जोड़कर क्या हो गया 5/8 हो गया। तो 4 × 8/5, तो सिंपल सा कितना आ गया 8 × 32/5, 5 × 30 और 5 × 20। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन द परसेंटाइल पार्टीशन वैल्यू आर P10 58.983, P50 61.345 एंड P90 63.831। कैले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको बताना है, और सिंपल सा आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं कम्प्लीटली। अब बस आपको ये पता हो कि कैले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। तो वो होता है P90 प्लस के P10 माइनस के 250 अपॉन में P90 माइनस के P10। यहाँ पर P90 की वैल्यू आपको पता है 63.831 माइनस प्लस में ये हो जाएगा 58.983 माइनस के 2 × P50, 2 × P50 यानी 61.345 अपॉन में 63.831 माइनस के 58.983। सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशंस को कम्प्लीटली तो 0.026 वैल्यू आएगी कैले इंडेक्स नंबर की, कैले इंडेक्स की नहीं सॉरी कैले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की।
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अनोवा टू वे क्लासिफिकेशन टू टेस्ट टू टाइप ऑफ क्लोथ्स इन फैशन ट्रेंड वी हैव टू द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दे रखी है और वैल्यू ऑफ ए बी आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि वैरायटी ऑफ ए बी एंड एरर के लिए करने पर जो सम ऑफ स्क्वायर आता है उसका एडिशन होता है टोटल, यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये 280 एंड 20 मिलकर क्या हो गए 300 हो गए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आ जाएगी 340 आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप फ्रॉम 640 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वैरायटी के लिए कितना होता है तो वो k माइनस के 1 एंड ये है n माइनस के k और यहाँ पर टोटल क्या आ जाता है n माइनस के 1 आ जाता है। ये क्या है वैरायटी के लिए है, टू वे अनोवा है। टू वे अनोवा है तो सिंपल सा रो -1 और कॉलम -1 होगा, बाद में जो है पी क्यू माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है टोटल दिया हुआ है 2 और 3 5, 5 में क्या जोड़ेंगे हम 6, तो 5 और 6 क्या 11। तो ए की वैल्यू 340 एंड बी की वैल्यू कितना 6। अगर आपसे यहाँ पूछता है ये वैल्यू कितनी है तो आप कहते 340 अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो इसकी वैल्यू भी आप MSS के लिए निकाल सकते थे, यानी वैरायटी ऑफ बी के लिए। नेक्स्ट इसमें है 340 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द PDF ऑफ बेबीज एज इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 3x/4 2x माइनस के 2 माइनस के x 0 to 1 2 द फिफ्थ डेसाइल पॉइंट ऑफ x क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है x और है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 3/4 2x माइनस के x²। क्योंकि PDF दे रखा है तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगाना पड़ेगा और जो लिमिट हो जाएगी वो 0 to हम इसको 2 ले सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है 5वां दशमलव बिंदु। तो ऐसा करते हैं इसको a मान के इक्वल टू नॉट 1 करके 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि ये दशमलव बिंदु दशमांश बिंदु की पूछ रहा है। 5वें दशमांश बिंदु का मतलब ये मीडियन की बात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट में मीडियन है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। क्योंकि PDF हम जो लिखते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन करके -∞ to ∞, उसकी वैल्यू कितनी होती 1, लेकिन बात कर रहा है मीडियन की, तो हम क्या लिख देंगे 1/2 और 0 to a लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको 3/4 लिख दिया। ये जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा ये 2x² 2 यानी कि x² माइनस के x³ 3 एंड लिमिट कितनी लग जाएगी 0 to a इक्वल टू 1/2। तो हमें सॉल्व करना है। अब हालांकि इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक और जो है क्यूबिक इक्वेशन को, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ से अगर a माइनस a0 को वैल्यू पुट करते हैं तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा a² और a3। 0 तो 0 रहेगा, ये लिमिट बन गई हमारी। अब इसमें a की हम क्या वैल्यू पुट करें कि फाइनल हमारा जो आए इसमें सॉल्व होकर वो 1/2 आए। तो a की वैल्यू अगर मैं पहला ऑप्शन ही पुट करता हूँ तो 3/4 1 माइनस के 1/3। तो सॉल्व करके देख लेते हैं 2/3 और 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, वो कितना आ गया 1/2। तो डेफिनेट ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a क्या होगा इसमें 5वां दशमांश बिंदु जो है वो क्या होगा, वो होगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है कि द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैविंग PDF fx इक्वल टू e⁻⁻x x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये बोला गया है। इसने बोला है कि हमें क्वार्टाइल रेंज बतानी है। जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो ये बात कर रहा है PDF की, तो आपको सभी को पता है कि PDF में हम क्या करते हैं -∞ to ∞ लगाते हैं। ये 0 के बाद बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा है, जो क्या होती है Q3 माइनस के Q1 होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ 0 से लेके Q1 तक। तो 0 से लेके जैसे Q1 निकालेंगे तो e⁻⁻x और dx इक्वल टू क्या आना चाहिए, वो 25/100 आना चाहिए। क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो वो कितना होता है इक्वल टू 1/4 होता है। और -∞ to ∞ जब हम लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है PDF की 1। तो सिंपल से यहाँ पर 25/100। जब Q3 की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to Q3 e⁻⁻x dx इज इक्वल टू कितना 75/100। यहाँ पर हम कंप्लीट ले रहे हैं Q3 तक, Q4 तक तो 1 हो ही रहा है। अब बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है 1/4 ओके। और ये क्या हो जाएगा e⁻⁻x अपॉन में -1 तो रहेगा और ये जो लिमिट है 0 to Q1 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा e⁻⁻Q1 अपॉन में -1 और e⁻0 अपॉन में -1।
तो यहाँ से सॉल्व होगा, इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 1/4 तो लिखा आ रहा है। यहाँ से इसको और थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस की ई की पावर माइनस के क्यूब 1, और ये क्या हो रहा है प्लस के 1, क्योंकि ई की पावर 0 1 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू क्या 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर में माइनस के क्यूब 1 कितना आ रहा है, इक्वल टू 3/4। एक चीज़ तो यहाँ से निकल के आ गई कि ई की पावर जो क्यूब 1 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3/4। अगर इसको हम ln की फॉर्म में लिखें तो Q1 को हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस के Q1 ln E इक्वल टू ln 3/4, और इस माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, ये तो कम्प्लीटली 1 हो जाएगा, तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा ln माइनस के 3/4, और ये माइनस जब इसकी पावर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln 4/3। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर Q3 ये जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर प्रोसीजर लगेगा, माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा अपॉन में माइनस, और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 टू Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर में माइनस के Q3 और माइनस आगे लगी जाएगा, इसके साथ ये 0 जब लगेगा तो माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0। ओके, देन क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू आपको 3/4 दे ही रखा है, तो इसका मतलब ई की पावर में माइनस के Q3 इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 हो गया। यहाँ से इसको लिमिट के साथ सॉल्व करोगे तो लिमिट के साथ कैसे सॉल्व होगा, ये ln के साथ, लॉग के साथ, तो लॉग लगा दोगे तो ये सिंपल माइनस की Q3 बन जाएगा इक्वल टू ln 1/4। वही सेम माइनस हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा 4। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई ln 4, और Q1 की वैल्यू आ गई कितना, ln 4/3। यहाँ से बस हमें इस पर वैल्यू पुट करनी है, Q3 कितना आ गया है ln 4, एंड यहाँ से माइनस हो जाएगा Q1, वो कितना दे रखा आपको, ln 4/3। चूंकि ये डिवाइड में दे रखा है इसलिए हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, ln 4 माइनस के ln 3, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के ln 3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। कैसे आया मैंने आपको ये बता दिया, प्रॉपर मेथड है इसका, प्रॉपर मेथड अप्लाई कर सकते हो, और बस आपको PDF देखना और ये चीज़ अप्लाई करनी है। हालांकि लास्ट